नमस्कार। गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इसके अंतर्गत आज हम हिंदी विषय पर बात करते हुए आधुनिक हिंदी काव्य और आधुनिक हिंदी कवि, इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा का स्थान, उनका प्रदेह, इस विषय पर। हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखी जाती हैं और गद्य और पद्य अर्थात कविता और गद्य विधाएं, इन पर पूर्ण अधिकार महादेवी वर्मा का दिखाई देता है। छायावादी काव्य और छायावादी साहित्य भाषा की दृष्टि से संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान भाषा का एक सशक्त और ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए गद्य काल के रूप में जिस कालखंड को अर्थात आधुनिक काल को हम देखते हैं, उसी में हम देख सकते हैं कि भारतेंदु, जो कि प्रथम आधुनिक काव्य के, आधुनिक साहित्य के कालखंड के प्रवर्तक हैं, उस भारतेंदु युग की खड़ी बोली कविता और गद्य दोनों में हम देखें, उसका रूप स्वरूप जिस तरह का दिखाई देता है, उसका अगला चरण, विकासात्मक चरण, हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में दिखाई देता है। और उसके बाद उसका जो उत्कर्ष काल है, खड़ी बोली जिस रूप में अपने शिखर पर पहुंचती है, उसके सशक्त और ज्वलंत उदाहरण हमें छायावादी युगीन साहित्य में गद्य और पद्य में दिखाई देते हैं। छायावाद के प्रवर्तक कवि हम जानते हैं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं, और जयशंकर प्रसाद भी अनेक साहित्यकार के अनेक रूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के और सृजनात्मकता के प्रमाण बनकर, प्रतीक बनकर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। विश्व के महाकाव्यों में जिन रचनाओं की चर्चा होती है, उनमें एक कामायनी भी है और प्रसाद उसी के सृजक हैं। ऐसे ही आंसू, झरना, लहर, इसी तरह नाट्य सृजन में तो प्रसाद ने जो मानक स्थापित किए वो विलक्षण हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, कंकाल और तितली जैसे बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विलक्षण उपन्यास और बहुत ही अलग तरह की कहानियां प्रसाद ने लिखी हैं। चाहे हम गुंडा कहानी को देखें, पुरस्कार कहानी को देखें, आकाशदीप को देखें, ऐसे बहुत सी कहानियों की चर्चा हम कर सकते हैं। इसी तरह हम निराला की बात करें, जो छायावादी काव्य स्तंभों में एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिन्होंने अनेक काव्य संग्रह, गद्य, पद्य सब पर समान अधिकार रखते हुए राम की शक्ति पूजा की बात करें, सरोज स्मृति की बात करें, जूही की कली की बात करें, इसी तरह औपन्यासिक रचनाओं में, कथात्मक रचनाओं में निराला ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। और पल्लव जैसी महाकाव्यात्मक रचना, जिस कवि ने, चिदंबरा जैसी, सुमित्रानंदन पंत जो कोमलकांत पदावली के सृजक माने जाते हैं, वह एक तीसरे स्तंभ है। और चौथे स्तंभ के रूप में हम महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी ने अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा के साथ साथ गद्य प्रतिभा का भी परिचय दिया है। संस्मरण, रेखाचित्र, समालोचना, निबंध आदि,
इन सब के माध्यम से और अपनी सृजन धर्मिता के विलक्षण प्रदेश से वो अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। तो हम पूरे छायावादी काव्य और रचना संसार के परिप्रेक्ष्य में महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी का स्थान निश्चित रूप से इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो छायावाद की वह आधार स्तंभ हैं जो छायावादी काव्यलोक और काव्य संसार से या रचना धर्मिता से अलग हटकर कार्य नहीं करती। छायावाद के बारे में कहा जाता है कि जो तीसरा आधुनिक युग का तीसरा कालखंड है, यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और तीसरा कालखंड छायावादी युग। तो द्विवेदी युग के बाद के इस रचना काल को हम महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि बहुत से आलोचकों ने छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, निबंधकार हैं, समालोचक हैं, उन्होंने छायावाद का शुभारंभ सन 1918 ईस्वी से माना है। अब जहां तक बात छायावाद के नामकरण की है, इसका श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे जिन्होंने शारदा नामक पत्रिका में सन 1920 में सर्वप्रथम हिंदी में छायावाद नामक एक निबंध लिखा था। छायावाद शब्द का प्रयोग एक तरह से मुकुटधर पांडे ने ही प्रारंभ में किया था। यह एक प्रतीकात्मक, एक अवधारणात्मक शब्द भी है। छायावाद में हिंदी ब्रज भाषा जो कि मध्यकाल की विशेष रूप से भक्तिकाल और रीतिकाल की काव्य भाषा रही है। रीतिकाल तक आते आते तो ब्रज भाषा कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखिल भारतीय स्तर पर कविता की भाषा बनी है। उसी ब्रज भाषा के स्थान पर जिसमें लगभग 550 वर्ष तक काव्य सृजन होता रहा, पूरा कृष्ण भक्ति काव्य, अष्टछाप के कवि ये ब्रज भाषा में सृजन करते रहे। तो भक्तिकाल हो या रीतिकाल हो, रीतिकाल की चारों काव्य धाराएं ब्रज भाषा में काव्य करती रहीं। रीति काव्य या रीति कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि जिन्हें स्वच्छंद कवि भी कहते हैं, और रीति इतर कवि, इनमें अधिकांश ने ब्रज भाषा में ही काव्य सृजन किया है। तो 550 वर्षों तक जो भाषा हिंदी कविता को सुसज्जित कर रही थी, उसके स्थान पर खड़ी बोली को स्थापित करना, प्रतिष्ठा दिलवाना, यह कार्य वस्तुतः जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग में हुई, जिसका विकास महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में एक आंदोलन के रूप में हुआ, उसे प्रतिष्ठा छायावाद में आकर मिली। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। छायावाद के जिन 4 प्रमुख कवियों की बात हम करते हैं, उनमें सुमित्रानंदन पंत हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो सूर्य की तरह हिंदी साहित्य में दैदीप्यमान हैं, और चौथी कवित्री के रूप में हम महादेवी वर्मा को जानते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए यहां तक कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के रूप में, और दूसरा काव्य वस्तु के संदर्भ में हमें छायावाद को जानना चाहिए। अर्थात जहां कवि उस अनंत, उस असीम, उस अज्ञान प्रियतम को आलंबन बनाता है और चित्रमयी भाषा में, बिंबात्मक भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उसे छायावाद
कहा जाता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग एक विशिष्ट काव्य शैली के रूप में या काव्य पद्धति के रूप में किया गया है, जिसे व्यापक अर्थ व्यंजना दी गई है। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने स्पष्ट करते हुए लिखा कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य परक प्रतीक विधान तथा वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभर कर हमारे समक्ष आती हैं। इस तरह ये जो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये 4 प्रमुख कवि हैं, तो इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कवि हैं जिनको छायावादी काव्य चेतना का, काव्य बोध का सृजक माना जाता है। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी कुछ कुछ छायावादी काव्य शैली में कविता की है। राम नरेश त्रिपाठी भी उसी परंपरा के कवि माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कि इतिहासविद हैं, नाटककार हैं, एकांकीकार हैं, लेकिन उन्होंने भी इसी शैली को अपनाते हुए बहुत सुंदर काव्य सृजन किया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को भी इसी परंपरा में समाहित किया जाता है। समालोचक, इतिहासविद डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया था। रामविलास जी कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह था। यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई थी। स्वाभाविक है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जिस तरह की कविता लिखी गई, उसे स्थूल कविता भी कहा गया, जहां तुकांत कविता सृजन का बार बार प्रयास हुआ। तो रामविलास जी ने डॉक्टर नगेंद्र की बात से और आगे निकलते हुए इसको इस रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि प्रसाद ने लिखा कि छायावादी दौर, जो कि 1918 से 1936 का वह समय था, वो मूर्धन्य आलोचक तथा मां सरस्वती के बहुत ही प्रिय पुत्र प्रसाद जी जड़ और चेतन तत्वों का सामंजस्यकारी अद्भुत व्यक्तित्व लेकर हमारे बीच में आते हैं। छायावादी प्रमुख 4 साहित्यिक स्तंभ जो कि महत्वपूर्ण भूमिका इस काव्य धारा के सृजन में निभाते हैं, वह उल्लेखनीय बन जाते हैं। 18 वर्षों तक लगातार इस छायावादी काव्य आंदोलन के रूप में प्रवाहित यह काव्य धारा वस्तुतः साहित्यिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि बनकर हिंदी में और भारतीय साहित्य में आती है। इसलिए इसके प्रदेय को हम बोध के रूप में और जयशंकर प्रसाद के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को हम एक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। प्रसाद जी जो इसके प्रवर्तक थे, इस छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में, प्रमुख नाटककार और गद्यकार के रूप में आते हैं। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। माता पिता देवी प्रसाद और मुन्नी देवी के रूप में जाने जाते हैं। सन 1809 के इंदु के प्रकाशन के साथ उनकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। प्रसाद 8वीं कक्षा तक पढ़े थे और उनके इतिहास और दर्शन के अध्ययन के प्रमाण हमें उनकी रचनाओं में मिलते हैं। मोहिनी लाल उनके गुरु थे। कामायनी जैसी रचना जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था, वो एक दुर्लभ रचना थी। इसी तरह उन्होंने झारखंडी और कलाधर नाम से काव्य सृजन प्रारंभ किया था। छायावाद की बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद को
ब्रह्मा का स्थान या दर्जा दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में छायावाद बृहत्त्रयी की चर्चा की जाती है। प्रसाद जी की प्रथम महत्वपूर्ण रचना सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। छायावादी कविता का जो प्रथम प्रभात है वो सन 1918 में प्रकाशित हुई प्रथम रचना के रूप में झरना के नाम से जानी गई। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। खड़ी बोली में प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह काव्य कानन कुसुम माना जाता है। झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। 133 छंदों की विलक्षण रचना आंसू, जो विरह प्रधान स्मृति काव्य है, उसे हिंदी का मेघदूत भी कहा गया है। जयशंकर प्रसाद विरचित चित्राधार ब्रज भाषा में लिखी गई प्रसाद की सुंदर कविताओं का संकलन है। प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में 1909 में लिखित है, जिसका खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया गया था। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का विलक्षण कवि, विराट कवि माना जाता है। उनकी महाकाव्यात्मक रचना कामायनी को आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद तक कहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये वो काव्य रचनाएं हैं जिससे प्रसाद के कवि रूप का परिचय मिलता है। वो वास्तव में एक सारस्वत कृपा से संपन्न कवि रूप हमारे समक्ष आता है। प्रसाद की नाट्यकृतियों में ऐतिहासिक नाटककार के रूप में उनकी छवि, उनकी पहचान बनती है और उनके पहले नाटक को हम 1910 में सज्जन के रूप में देखते हैं। इसके बाद जो सज्जन नाटक है वह महाभारत के कथानक से तैयार किया गया निर्मित नाटक है। कल्याणी परिणय जो सन 1912 में लिखा गया, जिसमें कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की कथा को आधार बनाया गया। 1912 में ही करुणालय लिखा गया, जिसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की पौराणिक कथा को, पौराणिक आख्यान को सजाया गया। प्रायश्चित, जिसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत हुआ, उस कथा को आधार बनाकर सन 1913 में कवि प्रसाद ने, नाटककार प्रसाद ने प्रायश्चित नामक रचना लिखी। राज्यश्री 1915 में, जिसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। विशाख 1921 में निर्मित सुंदर नाटक के रूप में हमारे समक्ष आता है, जिसका कथानक कल्हण की राज तरंगणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजात शत्रु, जिसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र बनाकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। जनमेजय का नाग यज्ञ, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जनमेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की तरह अन्योपदेशिका नाटक बनकर हमारे सामने आती है, जिसमें भावनाओं को अत्यंत नाटकीय पात्रों के रूप में चित्रित किया गया। 1928 में स्कंदगुप्त नामक नाटक हमारे समक्ष आया, जिसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण कवि प्रसाद करते हैं जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी दाय के लक्षण प्रकट होते हैं। इसी तरह एक घूंट 1930 में लिखा गया, जिसकी वस्तु में आनंदवादी सिद्धांत को व्यावहारिक भूमि पर खड़ा किया गया। यह एक एकांकी नाटक के रूप में हमारे समक्ष आता है।
सन 1931 में प्रसाद ने चंद्रगुप्त नामक नाटक का सृजन किया, जिसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा, इन सब के आधार पर निर्मित रचना है। और 1933 में ध्रुव स्वामिनी का सृजन हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। इस तरह 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पहली बार हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक भी कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन विधिवत सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी किया गया था। कुल मिलाकर प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राव तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में समस्या नाटक का प्रवर्तन किया गया है और इसमें अनमेल विवाह, तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बेबाकी से उठाया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि कवि प्रसाद, नाटककार प्रसाद और कथा साहित्य के सर्जक प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब उनकी कहानी संग्रह हैं। और चर्चित कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मछुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, ये सब जानी जाती हैं। वही प्रसाद निबंधकार भी हैं। साहित्यिक निबंधों में प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, सरोज, हिंदी कविता का विकास। ऐतिहासिक निबंधों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों का राज्य परिवर्तन और आर्यवर्त का प्रथम सम्राट, दशराज, युद्ध। इसी तरह समीक्षात्मक निबंध भी, जिसमें चंपू, कविता का रहस्यवाद, नाटकों में रस का प्रयोग, रंगमंच, नाटकों का आरंभ, काव्य और कला, कवि और कविता, और यही नहीं, काव्य और कला तथा अन्य निबंध में उनके मुख्य निबंधों का संग्रह भी किया गया है। वही प्रसाद एक आलोचक के रूप में भी काव्य और कला तथा अन्य निबंध में दिखाई देते हैं। कह सकते हैं कि प्रसाद ने वस्तुतः बहुआयामी सृजन धर्मी का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह प्रसाद का बड़ा प्रसिद्ध कथन है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति उसी को कहा जाता है। इस तरह मित्रों, ये एक विराट व्यक्तित्व छायावाद के प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने जयशंकर प्रसाद के रूप में आता है। तो छायावादी कवि परंपरा, काव्य परंपरा और उसमें महादेवी का स्थान क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को अभी यहीं विराम देते हैं। आगे फिर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।